Good morning to all of you for the business day class. We were discussing chapter number 3 in our class, and we will today proceed the same chapter. And the chapter name was Private, Public and Global Enterprises. ये आपका चैप्टर था. आप जब बुक शुरू खोल लीजिए साथ में, ठीक है ना. अगर आप पास बुक होगी तो जो मैं चीज़ आपको बताता हूँ तो वो आपको बुक में भी अगर आप पढ़ेंगे साथ साथ में तो उससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अकेली सुनने वाली चीज़ का उतना असर नहीं होता जितना आपकी देखी हुई चीज़ का असर होता है. आप इधर से मैं बोलूँगा, उधर से आप बुक में भी देखेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होता है, यानी आपको जिस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा. तो इसलिए मेरी आपसे जो ना एडवाइस है कि आप अपनी बुक साथ में ज़रूर खोल लें, क्योंकि बुक खोले रखोगे तो उससे आपको जो डबल बेनिफिट होगा और आपको ये भी अंदाज़ा है कौन से चैप्टर में कहाँ से हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो बुक जो है वो आप ले आए होंगे बिजनेस डे की, और ये आपकी पूनम गांधी जो है ये वाली है, और इसके ऊपर सेशन जो लिखा हुआ है वो भी देख लेना. सेशन आपके पास में इसमें जो लिखा हुआ है 21-22 सबसे ऊपर टॉप पे. ठीक है, ये वाली बुक आप लेके आएंगे, क्योंकि पुरानी बुक में काफ़ी सारा सिलेबस कट चुका है. हाँ जी बोलिए. है जी, हाँ कर सकता चेंज, कोई दिक्कत, हाँ कर सकता चेंज, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. वो जो है फॉर्म चेंज करवा दिया कि स्कूल में कि मैं आर्ट्स से कॉमर्स में जाना चाहता हूँ, कोई समस्या नहीं. ठीक है, अभी 31 अगस्त तक है उसको अलाउड है साइड चेंज करना. ठीक, ओके. हाँ जी, तो आपका जो है नेक्स्ट हम आज करते हैं, वो हमने उस दिन किया था. आपको हमने किया था कि कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर. तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेकिंग पेज नंबर 129 पे पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज में हमने डिफरेंस किया था. ठीक है, आज मैं बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है. तो नेचुरली आपका जो है काफ़ी आसान ही है. ये प्राइवेट सेक्टर का मतलब जो पर्सनल लोगों के हाथों में आता है, पब्लिक सेक्टर था जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होता है. तो हम इसको डिफरेंस को इसी प्रकार से ले लेते हैं. जब भी डिफरेंस लो तो आप इसी फॉर्म में बताया करो. पैराग्राफ में कुछ बच्चे बताते हैं तो वो गलत हो जाता है पैराग्राफ में. बेसिस पहले हम ले लेते हैं प्राइवेट सेक्टर. और दूसरा लेते हैं पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर तो पहला आपके पास में है फॉर्मेशन. इसकी फॉर्मेशन, इसके बारे में यानी फॉर्मेशन बनाना. ठीक है, तो ये जो बनाए जाते हैं ये आपके कहते हैं फॉर्मेशन फॉर द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज इन्वॉल्व्स ए लॉन्ग प्रोसेस. आपका प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज है, इसमें लॉन्ग प्रोसेस होता है. आपका है लॉन्ग प्रोसेस. प्राइवेट सेक्टर में आपका जो बिजनेस फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है. तो ये इसकी एक क्योंकि प्रक्रिया भी जैसे कि प्राइवेट कंपनी खोलते हैं या कुछ और करते हैं तो उसमें लंबा प्रोसेस होता है. जबकि पब्लिक सेक्टर में जो है वो द पब्लिक सेक्टर कैन बी फॉर्म्ड इन ए शॉर्ट टाइम जस्ट बाय गवर्नमेंट डिसीजन. इसमें जो है शॉर्ट टाइम होता है. शॉर्ट टाइम यानी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट की और तुरंत जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपका डिपार्टमेंट बन जाता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव जो है इनका उद्देश्य क्या होता है. ऑब्जेक्टिव हैं इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है. प्रॉफिट अर्निंग जो है इनका ऑब्जेक्टिव होता है. जबकि दूसरों का जो काम होता है वो प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस. प्रोवाइडिंग सर्विस ये जो है
लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज है मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, यानी मैनेजमेंट जो है ये कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD बोलते हैं कि कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंट्रोल होते हैं। जबकि आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु जनरल रिप्रेजेंट टू द गवर्नमेंट। तो ये प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये होते हैं बाय गवर्नमेंट डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपके गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो लोग जो है इसको मैनेज करते हैं। कैपिटल, इसमें जो कैपिटल होती है वो किसकी होगी? तो कहते हैं इन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस मैक्सिमम कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स और इन्वेस्टर्स, यानी बाय ओनर्स। आपकी कैपिटल जो है वो मैक्सिमम आपकी कैपिटल जो है ओनर्स के द्वारा, या उनको इन्वेस्टर बोलते हैं, उनके द्वारा की जाती है। और इसमें कहते हैं कि कंट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट ओनली, बाय गवर्नमेंट ओनली, यानी ये केवल गवर्नमेंट ही सारी की सारी कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, फ्रीडम बोल दें, स्वतंत्रता है काम करने की। तो वो आपका कहता है कि देयर इज मोर फ्रीडम इन ऑपरेशन, इसमें जो है मोर फ्रीडम होती है, इसमें आपकी फ्रीडम जो है ज़्यादा होती है। जबकि आपका पब्लिक एंटरप्राइजेज है उसमें लेस फ्रीडम बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण से इसमें जो फ्रीडम कम होती है। अकाउंटेबल यानी जवाबदेही, अकाउंटेबल की बात करें तो अकाउंटेबल में द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक, नॉट अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं, जबकि ये जो है अकाउंटेबल फॉर जनरल पब्लिक, ये होते हैं अकाउंटेबल फॉर जनरल पब्लिक। ये आपका जनरल पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, जवाबदेह होते हैं। तो आपके ये डिफरेंस थे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। तो एक बार फिर मैं बताता हूँ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का मतलब केवल और केवल आपके सोल प्रोप्राइटरशिप उन लोगों से नहीं है, बल्कि हमारा प्राइवेट सेक्टर का मतलब उन चीज़ों से भी है जो आपके प्राइवेट कंपनी हैं या जो आपके दूसरे प्राइवेट इंटरप्राइजेज कुछ आगे आएंगे बताएंगे आपको। तो वो पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से ही मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट का मतलब होता है। तो आपका जब पहले फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर का एक लॉन्ग फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, यानी आपका कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी रजिस्टर्ड करवाओ, उनका फिर जो है प्रोस्पेक्ट इश्यू करो, उसके बाद में फिर बिजनेस के लिए सर्टिफिकेट मांगो, फिर बिजनेस शुरू करो, काफ़ी लंबा होता है। जबकि इसमें पब्लिक सेक्टर में तो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ, अगले दिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपका खड़ा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट है उन्हीं में से लोगों को सफल करके बनाते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, यानी ये प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए बनाए जाते हैं, जबकि उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो लोगों की सेवा करना होता है। और इनका मैनेजमेंट है ये कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीन्स प्राइवेट पीपल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड दे कंट्रोल एंड दे मैनेज द होल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। जबकि उसमें बाय गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो अवेलेबल देयर, बट दैट इज कंस्टिट्यूटेड और नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द बोथ गवर्नमेंट। It means that is controlled by directly or indirectly by the government. Next is capital. Capital is contributed by the owners in the private sector, while in the public sector, the capital is given by the government only. Next is freedom. More freedom is available in the private sector, जबकि वहाँ पर less freedom है
बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वहाँ पर जो है कहने को तो फ्रीडम होती है, पर वो फ्रीडम नहीं है, बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज ए कंस्टिट्यूटेड बाय द पॉलिटिकल पीपल्स एंड दे एवर वर्क फॉर देयर पार्टीज। नेक्स्ट इज अकाउंटेबल। द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर द जनरल पब्लिक, मतलब उसके लिए जनरल पब्लिक को जवाब देना कोई जरूरी नहीं है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। जबकि ये जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं ये जनरल पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हैं कि उनको जो है जवाब देना पड़ता है कि आपने कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस कमाया है। नेक्स्ट आपके पास है एम्प्लॉय। आपके जो एम्प्लॉय हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, तो वो जो आपके कर्मचारी होते हैं, द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस रिक्रूट एंड सेलेक्ट देयर ओन एम्प्लॉयज एंड दे हैव देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन regarding the remuneration, means they have own employees। उनके अपने एम्प्लॉय, अपने इनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जबकि इनके जो हैं एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर जनरली सिविल सर्वेंट, ये आपके सिविल सर्वेंट होते हैं, दीज आर सिविल सर्वेंट। तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट रूल इसके ऊपर लागू होता है, उसी के अनुसार उनको सैलरी रेमुनरेशन मिलता है। ठीक है जी। और कहता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो आपका जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन कौन करता है कि कर्मचारियों ने कितना काम किया नहीं किया। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करें तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में है द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज जज्ड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक गेन, कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक गेन जो है कि किस बिजनेस ने कितना प्रोग्रेस की, कितना पैसा कमाया, तो वो उसकी परफॉर्मेंस मानी जाती है। जबकि पब्लिक सेक्टर में जो है इज नॉट जज बाय द इकोनॉमिक गेन बट ऑन नॉन इकोनॉमिक इश्यू, इसमें बाय नॉन इकोनॉमिक इश्यू। नॉन इकोनॉमिक इश्यू, नॉन इकोनॉमिक इश्यू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आप पब्लिक की सेवा कितनी की, पब्लिक के लिए अच्छा काम आपने क्या कितना किया, वो चीज़ें इसमें ध्यान दी जाती हैं इसके अंदर। जबकि आपका इवैल्यूएशन होता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ये आपके जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में डिफरेंस था। हाँ जी, कोई ऐसा चीज़ आप पूछना चाहते हो? अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप पूछिए, मेरे से आपके माइंड में ना आई हो या ऐसा कोई कन्फ्यूजन है इन पॉइंट्स में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और नहीं तो हम जो है आगे नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपका MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। तो ये शब्द आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, या आप सुनते होंगे कि जो वो कोई किसी का भाई है, किसी की बहन है, वो किसी कंपनी में MBA करके लगी हैं और वो जो कंपनी कई देशों में बिजनेस करती है और उसको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। तो ऐसी बातें आप अक्सर सुनते हैं, जैसे कि आपकी कोका कोला है, आपकी पेप्सी है, आपका LG है। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो आपके एक देश से ज़्यादा देशों के बीच में बिजनेस करती हैं, वो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती हैं। मल्टी में बहु यानी कई, नेशन में देशों के अंदर, यानी कई देशों के अंदर जो काम करती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी या आप उसको ग्लोबल इंटरप्राइज भी बोलते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल होता है पूरी धरती के ऊपर, ग्लोब जो हमारा ग्लोब है उसी से बना है कि आपका जो है वर्ल्ड वाइड कोई बिजनेस करना वो ग्लोबल कहलाता है। तो मैंने आपको जैसे बता भी दिया कि कई देशों में बिजनेस करती हुई कंपनी मल्टीनेशनल कहलाती है। तो मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी प्लस मल्टी एंड नेशन, यानी मल्टी प्लस में नेशन तो मल्टीनेशनल बना। मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी का मतलब कई, एंड नेशंस मीन्स कंट्रीज। सो मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स ए कंपनी विच ऑपरेट in many countries. Such a company has branches, factories, workshops in different countries. A multinational corporation is known as a transactional corporation, global enterprises और international enterprises। यानी आप मल्टीनेशनल कंपनी के अलग अलग नाम सुन सकते हैं,
उसमें आपका मल्टीनेशनल कारपोरेशन भी कह सकते हैं, ट्रांजैक्शनल कारपोरेशन भी कह सकते हैं, या उनको ग्लोबल इंटरप्राइजेस या इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज भी उनको बोल सकते हैं। ठीक है। और कहते हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन वन कंट्री, होम कंट्री में, यानी जिस देश की कंपनी ओरिजिनल है उसी देश में नॉर्मली उनका हेडक्वार्टर होता है। एंड इट कैरीज द बिजनेस इन अदर कंट्री होस्ट कंट्री। ठीक है। द मल्टीनेशनल कंपनी गेट द इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री, फॉर एग्जांपल कोका कोला, हुंडई, नाइके, रिबॉक, एल, सोनी, एलजी, सैमसंग। तो ये आपकी कंपनीज हैं, ये एग्जांपल आपके मल्टीनेशनल कंपनी का। यानी एनी कंपनी विच ऑफिस which headquarter is situated in the home country and who does its business in many countries. It means it is not that they will produce the goods in the home country and then sell it to the other country. ऐसा नहीं है। वो हेडक्वार्टर तो उनका आपके खुद के कंट्री में होगा, पर बाहर भी प्रोडक्शन कर सकती है और वहीं माल बेच सकती है। जैसे कोका कोला है, कोका कोला एक अमेरिकन कंपनी है और कोका कोला जो है उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। कोका कोला अमेरिका में भी अपना कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, पर इंडिया के अंदर उसकी अलग से यूनिट है, इंडिया में उसकी फैक्ट्री है, वो अपने कोल्ड ड्रिंक्स इंडिया में बनाती है जो इंडिया में खपत होती है। और पाकिस्तान में भी उसकी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, श्रीलंका में भी हैं। यानी उसकी जो है जिन जिन देशों के अंदर है वो कंपनी है, उन देशों में लगभग उसने अपने प्लांट लगा रखे हैं। और ये भी देखा जाता है कि एक जगह प्लांट लगाना उसके लिए महंगा पड़ता है, उसका रॉ मटेरियल कितना महंगा पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी देश में शुगर जो महंगी हो और उनके लिए पानी मिलना मुश्किल काम हो तो वहाँ पर वो नहीं लगाते। तो जैसे कि इंडिया में आपकी चीनी है सस्ती है और आपका जो पानी है वो भी कंपनीज को ईजीली मिल जाता है, और यहाँ पर लेबर है वो भी सस्ती मिल जाती है। तो इंडिया के अंदर आपका कोल्ड ड्रिंक्स बनाना सबसे सस्ता पड़ता है। अब उसको जो यहाँ से बना करके वो वापस अमेरिका भी बेच सकते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं। ठीक है। तो यानी क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या हेडक्वार्टर जो है वो होम कंट्री में होता है और उसका जो माल है वो अलग अलग देशों में बिकता है, या उन लोगों को यूँ कह के वो जो है अलग अलग देशों में माल को जो है वो बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये आपकी कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। तो आपके जो मल्टीनेशनल कंपनी एग्जांपल हैं, कोका कोला हो गया, कोका कोला भी आपके जो है बाहर देश की कंपनी है, कई देशों में बिजनेस करती है। हुंडई है, नाइके है, रिबॉक है, लॉरियल है और सोनी है और एलजी है और सैमसंग है। ठीक है। अब इसमें जो है डेफिनेशंस कुछ दी हुई हैं, तो मैं इसमें एक डेफिनेशन पढ़ देता हूँ जो नील एच जैकब की हैं। ए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ओन्स एंड मैनेज बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। जो 2 या 2 से अधिक देशों में बिजनेस करते हैं वो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। एक डेफिनेशन पढ़िए, आप कितनी भी देख सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब है कि कम से कम शब्दों में उसका मीनिंग समझाना। ठीक है। अब फीचर्स ले लो जिसकी फीचर्स है ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी के फीचर्स कौन से हैं? पहला जेंट साइज, पहला आप क्या से जेंट साइज। जेंट का बहुत विशाल का है या बहुत बड़ा, उसको हम बोलते हैं जेंट्स। ठीक है। जेंट साइज और ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, यानी उनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा कैसे है कंपनीज का? जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना ही साइज उनका बड़ा माना जाता है। तो आप क्या कहते हैं कि एसेट एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज। दीज कंपनीज ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल। Their operations are so huge that sometimes the sale turnover exceeds the gross national product of the developing country. For example, the physical asset of IBM, International Business Machines, exceed $8 billion. ठीक है। ये कहते हैं कि आपके जो हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी इतनी बड़ी होती हैं
कि इनका बजट जो है कई देशों के बजट से भी बड़ा होता है, यानी ये कई देशों से बड़ी हो जाती हैं कंपनियां। जैसे कि आपका कोका कोला है, कोका कोला का वर्ल्ड वाइड अगर हम बजट की बात करें, टर्नओवर की बात करें, वो पाकिस्तान के बजट से कई गुना होता है, यानी पाकिस्तान जैसे कई देश को खरीद सकती है, इतनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़े दानों के रूप में होती हैं, बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, और क्योंकि बड़ी प्रोफेशनली मैनेज होती हैं तो इनकी एसेट्स दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल आपका जो है कंट्रोल जो सेंट्रलाइज्ड होता है इन लोगों का, कि द ब्रांचेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन द डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन होम कंट्री। इसका जो भी कंट्रोलिंग है वो इनका जो होम कंट्री वहाँ पर जो उनका हेडक्वार्टर है वो उन्हीं से, उसी हेडक्वार्टर से सभी ब्रांचेज को जो है वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी होती है वो भी इसमें काफ़ी एडवांस होती है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करती हैं, यानी आपका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स वही बनाती हैं। दे एम्प्लॉय द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? दो प्रकार की टेक्निक होते हैं, बता दूं प्रोडक्शन की। एक तो होती है लेबर ओरिएंटेड, जिसमें मजदूरों को लगाया जाता है, मजदूरों से काम करवाते हैं, तो उसमें कैपिटल की जरूरत कम होती है, क्योंकि मजदूरों को तनख्वाहें देनी होती हैं, ठीक है, वो हर महीने देते रहते हैं। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव होता है जिसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, आपके मशीनें ज़्यादा होती है, उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा आती है, तो टेक्नोलॉजी और मशीनों पर पैसे लगते हैं, तो ये कैपिटल इंटेंसिव होती है। इसमें लेबर कम से कम होती है, यानी मैनुअल काम कम से कम होता है, मशीनों का काम ज़्यादा होता है। तो ये आपके एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है जी। तो ये आपका इस प्रकार से ये आपके जो हैं काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी ले करके आती हैं। ठीक है जी। तो आज हम इतना करते हैं, क्योंकि अगली क्लास का आपका टाइम हो गया है, बाकी पॉइंट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।